Good morning, students. Today we are going to cover the last topic of Unit 2 of Money and Banking, and the topic is credit or money supply control instruments used by central bank. In case of India, it is Reserve Bank of India. Okay, yes. One by one we will be covering it. Instruments. There are two kinds of instruments, as you can see, quantitative and qualitative. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा दूं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है. ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि आरबीआई मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, मतलब कि मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी. ठीक है, जैसे अगर इन्फ्लेशन है तो उस टाइम पे बैंक चाहेगा कि अगर इकोनॉमी में पहले से ही हमारे 2000 करोड़ हैं तो उस 2000 करोड़ को हमें 1000 करोड़ करना है. ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई को कम किया जाता है. ठीक है, और अगर हमारी जो सिचुएशन है इकोनॉमी की वो डिफ्लेशन की है, यानी कि प्राइसेस बहुत लो हैं या कहें कि डिमांड बहुत कम है. ठीक है ना, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, जो 2000 करोड़ हैं उसको वो 2500 करोड़ या फिर 3000 करोड़ यानी कि मोर देन 2000 करोड़ करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्वांटिटी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई. नाउ व्हाट अबाउट द क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब है कि हियर द क्वालिटी ऑफ यूजिंग द मनी इज क्वालिटी ऑफ मनी यूजिंग द मनी इज डिसाइडेड. ठीक है, यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाता है. इस क्वालिटेटिव में कि जैसे बैंक मान लो किसी की जो क्रेडिटेबिलिटी है, जिसको मतलब सिर्फ 1000 रुपये का लोन सैंक्शन हो सकता है और वहाँ पे बैंक उसको 5000 का लोन सैंक्शन करे, तो वो एक तरह से गलत है. ठीक है ना, वहाँ पे फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी. ठीक है, तो क्वालिटी में क्वांटिटी का कोई वो नहीं होता. यहाँ पे होता है कि वो किस पर्पस में, किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर अमाउंट जो लोन लिया जा रहा है बैंक के द्वारा, बैंक से पब्लिक के द्वारा, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, वन बाय वन वी विल बी कवरिंग इट और उसका प्रोसीजर हम करेंगे. हाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड in correction of or in correcting the situation of inflation or deflation. Yes, number one, bank rate. Bank rate is the rate at which the central bank lends money to commercial bank for the long period. ठीक है, long period के लिए जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है सेंट्रल बैंक जिस रेट पे, ठीक है ना, इट इज काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली. ठीक है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, वो रेट हमारा होता है बैंक रेट. इज इट क्लियर. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि बैंक रेट और हमारा जो रेपो रेट है, दे आर वन एंड द सेम थिंग एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड बैंक रेट लॉन्ग पीरियड, रेपो रेट शॉर्ट पीरियड. ठीक है, यस. अब इसका हम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं. मैकेनिज्म सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन की अगर सिचुएशन है. मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर मार्केट में प्राइस बहुत लो है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइस लो होता है तो डिमांड बढ़ती है. नो, वो अलग कॉन्सेप्ट है. वो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस पहले से ही कम है और फिर डिमांड बढ़ रही है. बट यहाँ पे जो है डिफ्लेशन का मतलब है कि डिमांड है ही नहीं है मार्केट में, या बहुत ही ना के बराबर डिमांड है, और उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो बहुत ही कम रेट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, बट उसकी जो सेल है वो फिर भी अच्छे से नहीं हो रही है. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज डिफ्लेशन. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय द आरबीआई. डिक्रीज इन बैंक रेट. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे डिफ्लेशन में क्या करता है बैंक रेट, डिक्रीज करेंगे. ठीक है, बैंक रेट डिक्रीज हो गया.
बैंक रेट जब डिक्रीज होगा यानी कि जिस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अब आप ये इस तरह सिंपल तरीके से अपने ऊपर लगा के देखिए इस चीज को कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है और बैंक से लोन लेना है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको कम दे रहा है, मतलब कम लगा रहा है, कम चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे उससे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशनशिप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि बैंक रेट डिक्रीज होगा, बैंक रेट डिक्रीज होने से क्या होगा, मोर कैश रिजर्व्स होंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से ज्यादा पैसे लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लोन बिकम्स लेस कॉस्टली, ठीक है, लोन जो है वो कम कॉस्टली हो जाएगा और उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी लोन की। ये आपको पहले से ही पता है कि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। ये कह लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। किसी चीज की अगर रेट कम है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। अब लोन लेने का जो रेट है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो कम है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे लोन की। अब जब लोन ज्यादा लेंगे, मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है ना, और यहाँ पे कौन डिमांड करेगा लोन की, हम लोग, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लोन की ज्यादा डिमांड करेगी और जब ज्यादा लोन लेंगे लोग तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होगी और इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी दे विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, उनके पास पैसा ज्यादा होगा और सिचुएशन जो है डिफ्लेशन की या फिर कम डिमांड की या फिर बहुत जो कम प्राइस है उसकी, वो सिचुएशन हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हमारा एक यूनिट है, नेक्स्ट वाला यूनिट है इससे जो, उसमें हम इसको अच्छे से और भी मतलब इस सेम टॉपिक को हम उसमें भी स्टडी करते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है तो वहाँ पे आपके लिए मानो कि या तो यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन या वहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कहीं ना कहीं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप ये समझ लो कि यहाँ पे अगर आपका प्रिपेयर हो गया तो वहाँ पे भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। यस, और इसको हम एक जो प्रॉपर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है हम क्या बोलते हैं, वेरी लो प्राइस है लेस डिमांड को डेफिसिट डिमांड, ठीक है ना, डेफिशिएंट डिमांड। यस, नेक्स्ट है फिर हमारा सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन महंगाई। अब हाई प्राइस मोर डिमांड। अब इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझाया था कि डिमांड जो है एक एक्टिव फैक्टर होता है शॉर्ट पीरियड में, ठीक है ना। अभी आपको मान लीजिए 10 समोसे चाहिए, है ना, तो आप डिमांड तुरंत कर दोगे कि वी नीड 10 समोसास, ठीक है, बट टू फुलफिल इट सप्लाई इट विल टेक टाइम, ठीक है, उसको सप्लाई को पूरा होने में टाइम लगेगा। तो जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप आता है उस गैप की वजह से ही सिचुएशन बन जाती है इन्फ्लेशन की, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन है, हाई प्राइस है, मोर डिमांड है या फिर एक्सेस डिमांड है, ज्यादा डिमांड है, उस केस में बैंक रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज कर देगा बैंक। उससे क्या होगा, इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू, ये जो बच्चे मैंने एरो यहाँ पे दिए हैं आप येलो कलर वाले, इट मीन्स इट लीड्स टू, ठीक है, तो इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू लेस कैश रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स ऑब्वियसली। अब जब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक से पैसा लेने के लिए तो वो कम पैसा लेगा, वहां से कम लोन लेगा। अब लोन जो हो जाएगा वो कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, जब लोन कॉस्टली हो जाएगा तो डेफिनेटली पब्लिक के लिए भी लोन महंगा होगा, लोन महंगा होने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इम्प्रूव्ड, ठीक है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है इकोनॉमी में, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कि वाई देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, बट जनरली हम ये मान के चलते हैं कि महंगाई हमारी यहाँ पे तब होती है जब लोगों के पास पैसा है ज्यादा खर्च करने के लिए एंड it will take time to fulfill the supply, to fulfill the demand of the people, consumers, ठीक है।
तो जो ये गैप क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमारी जो है वो क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो आपने ये बैंक रेट में किया है ना मैकेनिज्म इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में, यही मैकेनिज्म आपका और वाले जो आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, चाहे वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, आपका CRR है, SLR है, सभी में सेम मैकेनिज्म चलेगा। बस जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इतना आएगा कि जहाँ पे जैसे बैंक रेट आ रहा है तो CRR के केस में वो कैश रिजर्व रेशो हो जाएगा और SLR के केस में वो SLR हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का ही जो दो वर्ड्स है यही डिफर कर रहे हैं रेपो रेट और बैंक रेट की डेफिनेशन में। द अदर डेफिनेशन इज सेम, ठीक है, एज ऑफ बैंक रेट। यस, नोट यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेनेशन देनी है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए जो आपने बैंक रेट में दी है, ठीक है। यस, नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या था, आपने अभी पढ़ा डेफिनेशन कि द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कीप देयर लेंड्स मनी, कीप देयर एक्सेस रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक, है ना। कमर्शियल बैंक जो है, अब देखो कई बार क्या होता है कि उसके हमारे पास अगर हमारे घर में ज़्यादा पैसा है, मुझे मान लीजिए एक महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 20,000 की ज़रूरत है और मेरे घर में 50,000 रखा हुआ है पैसा मान लीजिए, तो मैं 30,000 सोचूंगी कि घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको बैंक में जाके जमा कर दूँ, ठीक है ना। तो बैंक में जमा करने से मुझे उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, कुछ अर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो भी इस तरह से ही करते हैं कि जो अपने एक्सेस रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, उस एक्सेस रिजर्व्स को दे कीप द एक्सेस रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक के पास रख देंगे और बदले में सेंट्रल बैंक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन वही है तो अब बैंक रेट में आपने दी है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। यस, नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं यहाँ पे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम एंड टू द पब्लिक एंड द बैंक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक के द्वारा पब्लिक या बैंक से, ठीक है, सिक्योरिटीज को परचेज करना और सेल करना, ठीक है। अब कैसे सिचुएशन करेक्ट करेंगे हम, इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी तो हम क्या करेंगे, मतलब बैंक क्या करेगा यहाँ पे, वो सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। अब बच्चे मैं यहाँ पे हमेशा इस तरह से एग्जांपल देती हूँ क्लास में कि सिक्योरिटीज एज्यूम दैट इट इज काइंड ऑफ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, पीस ऑफ पेपर है ये। जैसे पीस ऑफ पेपर मैंने आपको दिया और उस पीस ऑफ पेपर की जो वैल्यू है मान लीजिए ₹5,000 है, ठीक है, तो मैंने आपको वो पीस ऑफ पेपर दिया और उसके बदले में आपने क्या किया, मुझे 5,000 दे दिए, ठीक है ना, क्योंकि उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू क्या है, ₹5,000। उस 5,000 रुपीज को आपने जो है वो मुझे दिया और बदले में आपने वो पीस ऑफ पेपर ले लिया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर जब उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, खत्म होगा, मान लीजिए 3 मंथ्स 90 डेज, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होगा तब उसको जो है वो हम सेल कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा प्लस वो वैल्यू, उसको हम फिर से वो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे उसको, ठीक है ना। यस, तो डिफ्लेशन की अगर सिचुएशन है तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, ठीक है, यानी कि जो पीस ऑफ पेपर था आपके पास, अब बैंक, क्योंकि उस पीस ऑफ पेपर की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है, अगर आप उसको किसी शॉप पे लेके जाओगे उस पीस ऑफ पेपर को, सिक्योरिटी को, तो नो शॉपकीपर विल एडमिट इट, एक्सेप्ट इट, ठीक है। बट अगर उसके बदले में आप कैश लेके जाओगे वहां पे तो आप कोई भी सामान वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे बैंक क्या चाहता है डिफ्लेशन की सिचुएशन में? डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक ये चाहता है कि मार्केट में डिमांड बढ़े, लोगों के पास पैसा हो, लोग जो हैं चीजें परचेज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, लोगों से उस सिक्योरिटी को खरीद लेगा और उसके बदले में जो उसकी वैल्यू बन रही है इंटरेस्ट रेट के साथ, वो वैल्यू उनको वापस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। वो उससे क्या होगा फिर, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, मोर कैश इन द इकोनॉमी, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, ठीक है ना। अब लोगों के हाथ में पैसा है तो बैंक के पास डिपॉजिट्स आएंगे, लोन हमारे कम एक्सपेंसिव हो जाएंगे, सस्ते लोन मिलेंगे हमें, लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, मोर ज़्यादा फ्लो हो जाएगा क्रेडिट का इकोनॉमी में, हेंस द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इम्प्रूव्ड। आई होप बच्चों दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। मैं फिर से एक बार ये क्लियर कर देती हूँ आपको कि सिक्योरिटी assume that it is a piece of paper, ठीक है। पीस ऑफ पेपर की वैल्यू है मान लीजिए 5000 रुपीज, उस 5000 रुपीज को आपने मुझे दिया और जो है मैंने उस पीस ऑफ पेपर को आपको दे दिया। उस पीस ऑफ पेपर को अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं तो उसकी कोई सच वैल्यू नहीं है, बट अगर उस पीस ऑफ पेपर के बदले आप कैश मनी मार्केट में लेके जाते हैं, देन यू कैन परचेज एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ इट, ठीक है। तो सिक्योर कहने का मतलब ये है कि बैंक जो है डिफ्लेशन की सिचुएशन में सिक्योरिटीज को क्या करेगा, परचेज करेगा, उससे लोगों के पास पैसा आएगा, डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, लोन कम महंगा हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा, कहने का मतलब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे लोन की, क्रेडिट इकोनॉमी बढ़ जाएगा और सिचुएशन जो है कम डिमांड की, लेस डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड की, वो सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वही बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। अब बैंक चाहता है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहना चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए लोगों के हाथ में, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। अब ज्यादा डिमांड करेंगे तो जो प्राइस बढ़ने का जो ट्रेंड है वो और भी प्रॉब्लम करता चला जाएगा, प्राइसेस और भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, सेल करेगा अब, ठीक है, सिक्योरिटीज बेचेगा कि भाई आओ ये पीस ऑफ पेपर लो, उसके बदले में जो भी उसकी वैल्यू है, वेदर इट इज ₹5000 और ₹10,000, ठीक है। तो बैंक उस सिक्योरिटी को जो है वो सेल कर देगा, बदले में पैसा आ जाएगा। अब पैसा किसके हाथ में जा रहा है, बैंक के पास में, बैंक के हाथ में पैसा आ गया, और पब्लिक के पास क्या है, पीस ऑफ पेपर, जिसकी एसच कोई मार्केट में वैल्यू उस तरह से नहीं है कि आप उसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सको, ठीक है। तो फिर प्रोसीजर वही है, लोगों के पास पैसा कम होगा, लेस कैश इन द इकोनॉमी, लेस डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है ना। हमारे लोन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, डिमांड की लोन की डिमांड कम हो जाएगी, और जो हमारा फ्लो है ना ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इट विल बिकम लेस, हेंस द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इम्प्रूव्ड, ठीक है। यस, अब मैं बच्चे आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि यू शुड इवन यू मस्ट राइट दिस काइंड ऑफ आंसर्स इन दिस फॉर्म ओनली, बिकॉज इट लुक्स इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, एंड इट इज़ वेरी मच ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन इससे इम्प्रूव होती है, सो ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स इन दिस फॉर्म, अगर कोई आंसर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशो में क्या है, अ सर्टेन फिक्स परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप एज कैश विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये हमने क्रेडिट क्रिएशन जब किया था, आपको वो टॉपिक थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि LRR होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, CRR और SLR, है ना। CRR में बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ मिनिमम परसेंटेज which has been already decided by the central bank और the RBI, ठीक है, जो RBI ने दिया हुआ है, मान लो ये 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, तो ये आपको जो बैंक को, कमर्शियल बैंक को उसका मिनिमम परसेंटेज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, एंड रिमेनिंग कैन बी गिवन एज अ लोन, ठीक है। तो सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन अगेन वही, CRR को डिक्रीज कर देगा। बैंक अगर चाहता है, सेंट्रल बैंक अगर चाहता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा रहे, तो
वो बैंक को सीआरआर को कम कर देगा, है ना। सीआरआर को कम करने से क्या होगा कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं दे विल हैव मोर कैश रिजर्व्स विद देम, ठीक है, उनके पास ज़्यादा कैश रिजर्व्स होंगे, लोन हमारा सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, सिचुएशन डिफ्लेशन इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब सब की एक्सप्लेनेशन सेम है, बट आपको बस थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान देना है कि वर्ड्स क्या है और डेफिनेशन जरूर लर्न करनी है, ठीक है। सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, बैंक चाहता है कि लोगों के हाथ में पैसा कम रहे, है ना, तो इस केस में क्या करेगा बैंक, जो सीआरआर है उस रेट को बढ़ा देगा। अब सीआरआर को ज्यादा बढ़ाने का मतलब है नाउ द कमर्शियल बैंक्स हैव लेस कैश रिजर्व्स विद देम, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स के पास कम कैश रिजर्व्स होंगे क्योंकि अब ज्यादा पैसा उनको किस में डिपॉजिट करना है, जो मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक ने फिक्स करके दिया हुआ है कमर्शियल बैंक्स को, वो जो है उसको आरबीआई के पास ज्यादा जमा करना पड़ेगा। अब ज्यादा उसको जमा करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास या आरबीआई के पास इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसके पास कम डिपॉजिट, कम कैश रिजर्व रहेगा लोन देने के लिए। अब लोन उससे क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, डिमांड जो है लोन की कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, हेंस द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन गेट्स इम्प्रूव्ड, ठीक है। यस, हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब बस डिफरेंस दोनों में यही है कि यहाँ पे किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिक्योरिटीज, इस तरह से, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स, ठीक है। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। सीआरआर में क्या था, सेंट्रल बैंक के पास रखना था उसको वो मिनिमम परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज, और यहाँ पे खुद के पास रखना है उसको, ठीक है ना। और बिल्कुल सिचुएशन जो है मैकेनिज्म करेक्शन का, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की सिचुएशन अगेन सेम, डिक्रीज इन एसएलआर, more cash reserves with commercial banks, loan becomes less costly, more demand of loan, more money supply in the economy, situation of deflation improved। inflation की situation में बढ़ा देगा एसएलआर का परसेंटेज सेंट्रल बैंक, ठीक है, लेस कैश रिजर्व्स होंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, कॉस्टली हो जाएगा लोन, डिमांड कम हो जाएगी लोन की, सप्लाई कम हो जाएगी मनी की, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। यस, अब यहाँ पे मैं आपको ये एक ट्रिक बताती हूँ कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए रेट। यहाँ पे बच्चे, आई ऑलवेज यूज और टेल द ट्रिक टू द स्टूडेंट्स, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीज, है ना, अभी समझ गए होंगे, आई होप यू हैव गॉट इट। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो आपको रेट्स को इंक्रीज करना होगा, ठीक है, और अगर आपको डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है देन यू हैव टू डिक्रीज द रेट। डी स्टैंड्स फॉर डिफ्लेशन, डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीज द रेट्स, ठीक है। और मैकेनिज्म आपको ये अब दिमाग में रखना होगा, अच्छे से समझना होगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यस, अब हमारे हैं ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स, है ना। वैसे हम इसको जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो, क्योंकि ये भी एक तरह से क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है कुल मिला के कहें तो इसको भी हम क्वांटिटेटिव मेजर्स में काउंट कर सकते हैं, बट इसको क्वालिटेटिव मेजर्स कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो का मतलब होता है कि सिंपल वर्ड्स में बोले, मान लीजिए यू वांट टू टेक एन एडवांस फ्रॉम द बैंक, आपको बैंक से लोन लेना है एंड यू डोंट हैव एनी सोर्स, है ना, कि किसके अगेंस्ट आप लोन लें, बिकॉज अगर हमें लोन लेना है तो बैंक को हमें कुछ बताना होगा कि यस, जैसे मान लीजिए कोई जॉब में है, ठीक है ना, उसको लोन लेना है तो बैंक उसका प्रॉपर स्क्रूटिनी करेगा, चेक करेगा कि यस हाउ मच सैलरी ही और शी इज अर्निंग, ठीक है, कहाँ पे काम कर रहा है, कोई फेक तो नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके बाद ही बैंक जो है उसको लोन देता है, ठीक है। बट मान लीजिए किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कोई कैसे लोन लेगा, हाउ वन कैन अप्लाई फॉर द लोन, वो मॉर्टगेज करेगा। किसको मॉर्टगेज करेगा, अपना जो भी उसके पास एसेट है। मान लीजिए एक पर्सन है, he is having one piece of land, ठीक है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, या हम कहते हैं गोल्ड है जैसे,
ठीक है, उसको उसकी अगेंस्ट में लोन चाहिए अब, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको बैंक में गिरवी रखेगा, जिसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज करना, ठीक है, या आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उसको मॉर्टगेज करेगा वो। अब बैंक जो है उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा मार्केट रेट पे, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की या फिर गोल्ड की, उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लीजिए उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, उस 1 लाख के बराबर अब बैंक जो है वो लोन मतलब दे सकता है कंज्यूमर को, बट इट विल नॉट प्रोवाइड द लोन ऑफ इक्वल टू ₹1 लाख, ठीक है, वो 1 लाख के बराबर लोन नहीं देगा उसको, वो लोन उसको कम करके देगा। 1 लाख की अगर उसकी वैल्यू है तो वो उसको 80,000 का लोन दे देगा, 90,000 का लोन दे देगा, 70,000 का लोन दे देगा, 70,000, 60,000, यानी कि लेस देन 1 लाख का वो लोन ग्रांट कर देगा उस पर्टिकुलर कस्टमर को, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऐसा क्यों वो इक्वल टू प्रॉपर्टी, इक्वल टू एसेट लोन नहीं दे रहा है। भाई अगर सिक्योरिटी की वैल्यू आने वाले टाइम में कम हो गई तो फिर बैंक तो लॉस में जाएगा, और बैंक अपने आप को लॉस में नहीं रखना चाहेगा, ठीक है ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन गारंटेड एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दैट बैंक आस्क फॉर द लोन, ठीक है, जो लोन ग्रांट हुआ है, ठीक है, और जो वैल्यू सिक्योरिटी की हुई है, वैल्यू हुई है 1 लाख और लोन ग्रांट हुआ है 80,000 का, तो ये जो 20,000 का जो डिफरेंस है, इट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशियो, ठीक है। इसको भी सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। एवरी काइंड ऑफ रेट, whether it is bank rate, CRR, reverse repo rate, margin requirement ratio, whatever, all rates are decided by the central bank, that is Reserve Bank of India, if we talk about the Indian economy, okay, yes. अब how the mechanism goes on in the situation of deflation, again अगर बैंक चाहता है कि कम पैसा जाए लोगों के, ज्यादा पैसा जाए लोगों के हाथ में, तो वो MRR कम कर देगा। जैसे हमने 1 लाख और 80,000 का एग्जांपल लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो और रेट वाज 20%, है ना। 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000, ठीक है, तो वो 20,000 को वो 10,000 कर देगा, मतलब कि वो जो वहां पे 20% था वो 10% कर देगा, तो लोन जहां पे 80 का मिल रहा था वहां पे 90 का मिल जाएगा, 90,000 का, ठीक है। तो लोन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इमीडिएटली रिवर्स ऑफ दिस, इन केस इंक्रीज इन MRR, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जहां पे वो 10% था वो 20,000 कर देगा उसको, मतलब 20% कर देगा। जहाँ पे 90,000 का लोन मिल रहा था वहां पे वो 80,000 का लोन मिलेगा, यानी कि 10,000 की सप्लाई पर पर्सन के अकॉर्डिंग कम हो गई है, तो मनी सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन की सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, ठीक है। यस, नेक्स्ट है मोरल सुएशन, ये आपका क्वालिटेटिव मेजर है। मोरल सुएशन का मतलब होता है कि बैंक अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक गड़बड़ क्या कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक को अपनी इंस्पेक्शन पीरियड में, हमने फंक्शंस पढ़े थे उसके, तो पढ़ा था हमने कि वो इंस्पेक्शन करता है, इट इज द सुपरवाइजर ऑफ ऑल द बैंक्स, है ना, ऑल द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो अगर किसी भी बैंक के बारे में सेंट्रल बैंक को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, तो वो उसको या तो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर रिटर्न कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बोलेगा कि भाई आप जो है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, ठीक है ना। कुछ पे मैटर हो सकता है, मान लीजिए किसी केस में ज्यादा पैसा जो है वो होना था सैंक्शन, वहां पे जो है उन्होंने कम कर दिया, ठीक है ना, ऐसे ही तो वो वहां पे बोलेगा कि इंक्रीज करो मनी सप्लाई को, और जहाँ पे ज्यादा होना चाहिए पैसा, सॉरी कम होना चाहिए, वहां पे वो रिड्यूस का इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। मोरल सुएशन मतलब एक सिंपल तरीके से समझा देना, ठीक है ना। अब जनरली मैं इसमें एग्जांपल लेती हूँ कि जब क्लास में एक बच्चा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब कोई इनडिसिप्लिन हरकत करता है, तो टीचर उसको एक ओरल वे से बताता है कि बच्चे अपने आप को जरा इसमें इम्प्रूव करो, डिसिप्लिन में रहो, आपकी स्टडी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से ओरल उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, ठीक है ना।
ओरल और रिटन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बट अगर कुछ फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है, कि मतलब उसको जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको बोल दिया कि यू विल स्टे एट होम ओनली, ठीक है, ताकि उसको रियलाइज हो कि ही और शी हैज कमिटेड मिस्टेक, ठीक है। इस तरह से मतलब समझा सकते हैं हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मॉरल सिचुएशन और डायरेक्ट एक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोई ज़्यादा ही कुछ इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स होती हैं तो डायरेक्ट एक्शन की बात हम आ जाती है। तो सेम हैपन्स हियर ओनली। मॉरल सिचुएशन पहले तो सेंट्रल बैंक ने समझा दिया, ठीक है, पर नहीं समझ में आई बात, फिर भी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करी जा रहा है बैंक, तो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। अब डायरेक्ट एक्शन में इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर्स। अब उसमें लोन के लिए मना कर सकता है। अब हमने इतने सारे वो बैंक रेट, CRR ये सब पढ़ा है हमने, ठीक है ना, उसमें एक तरह का क्या है, बैंक रेट की अगर हम बात करें या रेपो रेट की बात करें हम, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन में वो लोन के लिए मना कर सकता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, ठीक है। उसके ऊपर कुछ पैसे की फॉर्म में पेनल्टीज लगा सकता है कि आपके ऊपर आपने इस तरह से गड़बड़ किया है, प्रॉब्लम किया है, इनडिसिप्लिन कुछ काम किया है, तो आपके ऊपर इतने हजार की, करोड़ की जो है वो पेनल्टी लगती है, ठीक है। फिर थर्ड हो सकता है कि डी रिकग्निशन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो बैंक एक कमर्शियल बैंक के फॉर्म में काम कर रहा था, अब उसको उस फॉर्म में काम करने के लिए मना कर देंगे। बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देंगे कि अब आप बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ हैं अब आप उसको नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है ना। जब लाइसेंस ही नहीं होगा तो उसकी फिर कोई वैलिडिटी नहीं है उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट एक्शन। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है, लास्ट रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। द हाउस होल्ड, आपको पता है कि आज की डेट में अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब अगर आप 1 BHK की भी बात करेंगे आज की डेट में, तो इट इज़ मोर देन 50 लाख, डिपेंड्स अपॉन दी सोसाइटी वेयर डू यू वांट टू हैव हाउस, ठीक है। 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अब एट प्रेजेंट जो है वो किसी के पास भी इतना पैसा इजीली अवेलेबल नहीं होता है। देन व्हाट द पर्सन विल डू हियर, ही और शी विल अप्लाई फॉर द लोन, ठीक है, वो लोन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। कई बार कार लेने के लिए भी लोन ले लेते हैं लोग, ठीक है, लेते हैं, यस। तो कार के लिए, हाउस के लिए, क्योंकि लाखों में पैसा चाहिए होता है, तो फिर और इजीली अवेलेबल ये होता नहीं है पैसा किसी के अकाउंट में, तो वो क्या करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। लोन के लिए अप्लाई किया, अब लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक प्रॉपर चेक करता है, प्रॉपर क्रेडिटेबिलिटी को चेक करता है कि वेदर द पर्सन इज एबल टू रीपे इट बैक इन द फ्यूचर और नॉट, ठीक है। अगर उसको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि ये पर्सन हमारी पेमेंट को वापस नहीं कर पाएगा, तो बैंक वहां पे उसको लोन सैंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर चेकिंग के बाद उसको लोन के लिए लोन सैंक्शन कर देता है, ठीक है ना। और आजकल आपने देखा होगा कि बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट के लिए बोलता है कि आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट करना है, ठीक है ना। आपको मतलब किश्त, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में किश्त, है ना, कि आपको EMI पे करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है मंथली, ठीक है। अब यहाँ पे वो बैंक कैसे रेगुलेट करेगा इसको, कि वो मैक्सिमम पीरियड बता देगा, 20 साल, 30 साल, ठीक है ना, कि आप 20 साल में, 30 साल में ये वाला पैसा आप वापस कर सकते हो, और इसका डाउन पेमेंट आपको इतना करना है। डाउन पेमेंट मतलब एक मिनिमम पेमेंट जो आपको उस टाइम पे करना है जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द कंज्यूमर क्रेडिट बाय इन्फ्लुएंसिंग द डाउन पेमेंट एंड द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड और मेथड, पीरियड, सॉरी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, this is all about the credit control instruments or money supply control instruments used by the central bank, RBI, Reserve Bank of India, ठीक है। अब आपने इसके प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एंड along with this you have to search for the present or current rates,
लाइक बैंक रेट क्या है एट प्रेजेंट, CRR कितना है, रेपो रेट कितना है, ठीक है ना, ये सारे रेट्स आपको प्रॉपर लिखने हैं। और आप लिखेंगे कि एज ऑन, ठीक है, अभी जैसे अप्रैल का मंथ चल रहा है तो आप लिखेंगे एज ऑन, जैसे कल आप सर्च कर रहे हैं या आज सर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर पर्टिकुलर डेट के साथ आप लिखेंगे, बिकॉज दीज रेट्स कीप ऑन चेंजिंग, ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं, उसमें चाहे 0.25 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आए, 0.75 का, 0.50 का, कितना भी डिफरेंस आए आ जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन, नहीं भी आता डिपेंड्स अपॉन दी सेंट्रल बैंक, ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कैसी फॉलो कर रहा है कि वो कम चाह रहा है या ज़्यादा चाह रहा है उस रेट को, ठीक है। हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, आने वाले चैप्टर में हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। यस, बिकॉज यहाँ पे मनी को कंट्रोल किया जा रहा है, मॉनेटरी स्टैंड्स फॉर मनी ओनली, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप this concept is very much clear to you all. Again, I will say one thing only, if you have any problem regarding understanding the topic or any of the concept of these instruments, please let me know via message or call, ठीक है, I will be available to solve the problem. Thank you, God bless you.